Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to discuss about On the Sublime by Longinus. And as you can see the title, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि Longinus as a romanticist. So with this we will discuss about Longinus as a romanticist, classicist and modernist also. So आइए start करते हैं. सबसे पहले ऑन द सब्लाइम के बारे में जानते हैं और उससे भी पहले लंजाइनस के बारे में. सो बेसिकली लंजाइनस, द फुल नेम ऑफ लंजाइनस इज कैसियस लंजाइनस एंड नोन एज अ क्रिटिक स्कॉलर एंड अ टीचर ऑफ रिटोरिक इन द 3rd century एंड द ऑथर ऑफ मैनी लिटरेरी वर्क्स. ही ऑल्सो अर्नड अ रेपुटेशन एज अ मोस्ट फेमस स्कॉलर ऑफ हिज टाइम. सो लंजाइनस जो है, इनका पूरा नाम कैसियस लंजाइनस था और ये अपने टाइम के स्कॉलर, टीचर ऑफ रिटोरिक रहे हैं और ये 3rd century के टाइम के थे, बहुत ही फेमस स्कॉलर. सो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये 3rd century के थे तो इन्हें रोमांटिसिस्ट क्यों बोला गया है, जबकि रोमांटिसिज्म तो बहुत बाद में आया, या फिर इन्हें मॉडर्निस्ट क्यों बोला गया है, तो जानेंगे इस वीडियो के एंड में. अभी बात करते हैं लंजाइनस के बारे में. लंजाइनस डिफाइंस द लिटरेरी सबलाइम. सो सबसे पहले सबलाइम के बारे में बात करें, जैसा कि हमारा आज का जो एसे है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ऑन द सबलाइम पर बेस्ड है. तो ऑन द सबलाइम जो है वो लंजाइनस का कहने का मतलब क्या है. सो लंजाइनस डिफाइंस लिटरेरी सबलाइम एज अ एक्सीलेंस इन लैंग्वेज. मतलब कि लैंग्वेज में एक्सीलेंस होनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, डिक्शन अच्छा यूज़ किया जाना चाहिए, वर्ड्स अच्छे यूज़ किए जाने चाहिए, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट स्पिरिट एंड द पावर टू प्रोवोक एक्सटेसी इन वंस रीडर. मतलब कि एक्सटेसी का मतलब यहाँ पर है अ फीलिंग और स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, जिसको पढ़कर बहुत ही मज़ा सा आ जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए. मतलब कि उसमें ग्रेट विजडम होनी चाहिए, ग्रेट स्पिरिट होनी चाहिए और पावर टू प्रोवोक एक्सटेसी, एक बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला एक परम आनंद जिसे कहते हैं, वो मिल जाना चाहिए किसी भी रीडर को उस चीज़ को पढ़कर. And Longinus holds that the goal of a writer should be to produce a form of ecstasy. तो यहाँ पर लंजाइनस कहते हैं कि जो राइटर का गोल है, अगर किसी वर्क को वो लिखता है तो उसका मेन एम यही होना चाहिए कि रीडर उसको पढ़कर उसे ग्रेट विजडम मिले रीडर को, और उसे एक ग्रेट काइंड ऑफ हैप्पीनेस फील हो उसकी लैंग्वेज को देखकर, उसकी डिक्शन को देखकर, और उसका जो थॉट है उस चीज़ को पढ़कर वहाँ से थॉट ऐसा निकलना चाहिए कि रीडर को पढ़कर एक्सटेसी फील हो, मतलब कि ग्रेट happiness. Longinus believes that sublimity is achieved by the deft handling of nature and art, which is inborn genius and learned skills. तो लंजाइनस यहाँ पर कहते हैं कि सब्लिमिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि अच्छे तरीके से नेचर और आर्ट को हैंडल करना, अपने वर्क में नेचर और आर्ट को इस तरीके से मिक्सचर बनाकर उसके अंदर डालना अपने वर्क में कि पढ़ने वाले को मज़ा आ जाए, जो कि एक इनबॉर्न जीनियस है और एक लर्न स्किल है. तो बेसिकली लंजाइनस जो फोकस करते हैं किसी वर्क को कैसे लिखना चाहिए, उसकी सब्लिमिटी के ऊपर, ग्रेट काइंड ऑफ हैप्पीनेस और उसके डिक्शन और उसकी लैंग्वेज पर फोकस करते हैं. द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सबलाइम आर्ट. सो अगर हम सब्लिमिटी की बात करें तो सब्लिमिटी में बेसिकली क्या क्या कहना चाहते हैं उसको सिंपल वे में देखें तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं ग्रेट थॉट, कि किसी भी वर्क में थॉट्स अच्छे होने चाहिए, उससे जो मैसेज निकल रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग इमोशंस प्रोड्यूस कर सके सामने वाले में वो वर्क. हम उसे किसी भी वर्क को अगर हम रैंडमली पढ़ते जाएंगे, कुछ इमोशंस ही नहीं है, ना ही कोई थॉट्स हैं, तो उस वर्क का क्या फ़ायदा. तो सब्लिमिटी होनी चाहिए उस वर्क में, उसमें ग्रेट थॉट होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग इमोशन होने चाहिए, एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स एंड स्पीच. तो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बोला गया है, जैसा कि मेटाफर सिमिली, सबसे ज़्यादा जोर इन्होंने मेटाफर के बारे में दिया है कि वर्क में मेटाफर्स होने चाहिए, मतलब कि एक दूसरे से कंपेयर करके बताना चाहिए चीज़ों को, तभी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है. एंड द नोबिलिटी ऑफ डिक्शन के बारे में कि डिक्शन जो है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया है. एंड डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन और अ हैप्पी ब्लेंड ऑफ प्रीसीडिंग 4 एलिमेंट्स. सो इन सब चीज़ों के बारे में बताया है. अगर ये सारी चीज़ें मिक्स होकर किसी वर्क में आती हैं देन वो वर्क जो है सबलाइम पर, सब्लिमिटी पर बेस्ड है. And the concept of sublime is generally accepted to refer a style of writing that elevates itself above the ordinary. तो ऑर्डनरी से ऊपर जाने के लिए एक राइटिंग स्टाइल के बारे में हमें बताते हैं. फाइनली लंजाइनस सेट्स आउट 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी. सो लंजाइनस ने 5 सोर्सेज बता दिए, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है. ग्रेट थॉट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सर्टेन फिगर ऑफ स्पीच, नोबल डिक्शन एंड डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट. सो ये सारी चीज़ें होंगी तो सब्लिमिटी आएगी. आगे लंजाइनस ये बात भी कहते हैं कि यहाँ पर ये कहते हैं, व्हेन पीपल ट्राई टू बी सबलाइम बट फॉल्स दे प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ फुलिश बॉम्बास्ट. अगर कोई लोग जो हैं यहाँ पर
सब्लिमिटी लाना चाहते हैं अपने वर्क में, बट वो फॉल्स तरीके से लाना चाहते हैं, कॉपी करके या फिर किसी और तरीके से फॉल्स तरीके से लाते हैं, तो वो फुलिश बॉम्बास्ट होता है, मतलब कि वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, उसमें फॉल्स सब्लिमिटी दिखती है। Longinus is of the view that beautiful words are very light and lofty thoughts, कि beautiful words जो होते हैं वो बहुत ही light और lofty thoughts होते हैं, उसमें pure thoughts होते हैं। On the other hand, trivial objects should be treated in a grand manner। तो कई बार जो है ट्रिवियल ऑब्जेक्ट, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं या सब्जेक्ट हैं, उनको बहुत ही बड़े तरीके से दिखा दिया जाता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही रखना चाहिए। छोटी और बेकार चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने से भी वर्क खराब हो सकता है। इट मीन्स दैट इनअप्रोप्रिएट मैग्निफिशेंस ऑफ डिक्शन शुड बी अवॉइडेड। दैट मीन्स डिक्शन भी इनअप्रोप्रिएट डिक्शन है, यानी कि राइटिंग स्टाइल, जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, अगर वो भी इनअप्रोप्रिएट है तो भी वर्क खराब है, सब्लिमिटी नहीं है उसमें। एंड द यूज़ ऑफ मेटाफर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अ ग्रेट डील ऑफ सब्लाइम। तो यहाँ पर बोला गया यूज़ ऑफ मेटाफर का, जो हम यूज़ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं चीज़ों का, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सब्लिमिटी में। जैसा कि हमने अभी पहले भी बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ही अच्छे से अप्रोप्रिएट यूज़ करना, डिक्शन का अप्रोप्रिएटली यूज़ करना, एंड साथ में किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है उस पर फोकस करना, ब्यूटीफुल थॉट्स को यूज़ करना, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को जनरेट करने वाला वर्क होना चाहिए। सो अब बात करते हैं व्हाई लॉन्जाइनस कंसीडर्ड द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। तो लॉन्जाइनस को फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक क्यों बोला गया है, जबकि इन्होंने तो बर्थ लिया था 3rd सेंचुरी में, ये तो बहुत ही फेमस राइटर हैं 3rd सेंचुरी के, तो इन्हें फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक क्यों बोला गया, जबकि रोमांटिक और रोमांटिसिज्म तो बहुत बाद में आया। तो आइए जानते हैं। स्कॉट जेम्स, सैंडसबरी and other scholars have called Longinus the first romantic critic because of his aestheticism, his love for subjectivism, emphasis on emotions and fresh insights। तो यहाँ पर स्कॉट जेम्स एंड सेंसबरी जो है और बहुत सारे स्कॉलर्स लॉन्जाइनस को फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके एस्थेटिसिज्म की वजह से, और जो इनका लव है सब्जेक्टिविज्म या इमेजिनेशन पर बेस्ड, या फिर जिस तरीके से ये आर्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं, इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते हैं और फ्रेश इंसाइट्स को के बारे में बोलते हैं, उन सब चीज़ों से इन्हें कंपेयर करके ये बोला जाता है कि फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक है। ही इज़ a romanticist in his theory of sublimity, as he recommends to judge a work of art on the basis of its power to carry away, transport and move to ecstasy by its grandeur and passion। सो लॉन्जाइनस को रोमांटिसिस्ट या रोमांटिक क्रिटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने सब्लिमिटी पर जोर दिया, और ये किसी भी वर्क को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट एंड इमोशंस से जज करते हैं, और वो वर्क कितनी एक्सेसिव देता है, यानी कि कितनी हैप्पीनेस देता है, उस पर बेस्ड वर्क को उसी तरीके से जज करते हैं। For him, literature is not a mechanical work but a thing of the spirit of imagination। तो इनके लिए लिटरेचर जो है वो एक मैकेनिकल वर्क नहीं है, वो एक सिर्फ वर्क ही नहीं है, बल्कि बेस्ड या इमेजिनेशन पर, स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन है, और फीलिंग एंड द गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन। गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन है लिटरेचर, यानी कि जो वर्क हम लिखते हैं उनमें थॉट्स होने चाहिए, उनमें इमोशंस होने चाहिए, जैसा कि हमारे रोमांटिसिज्म के टाइम के राइटर बोलते हैं, जो रोमांटिसिस्ट हैं वो लोग बोलते हैं कि वो भी इसी तरीके से इमेजिनेशन पर, स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन, थॉट्स एंड इमोशंस पर जोर देते हैं। ठीक इसी तरह लॉन्जाइनस ने अपने टाइम में ये वर्क्स लिखे और इन्हीं चीज़ों पर जोर दिया। अगेन एंड अगेन ही डायरेक्ट्स अटेंशन फ्रॉम द टेक्निकल टू मोर इल्यूसिव एंड स्पिरिचुअल साइड ऑफ लिटरेचर। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर की स्पिरिचुअल साइड पर ही बात करते हैं। ही इंसिस्ट अपॉन पैशन, एक्सटेसी, ब्यूटी, ट्रांसपोर्ट, इमेजिनेशन, इंटेंसिटी, इंस्पिरेशन, एक्सल्टेशन, सब्जेक्टिविटी एंड इमोशन। तो ये इन्हीं सब चीज़ों पर बात करते हैं जिन चीज़ों पर रोमांटिसिस्ट ने बात की। हिज लव फॉर ब्यूटी, फॉर आर्ट, फॉर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ एंशियंट्स मेक्स हिम अ रोमांटिक क्रिटिक। तो जिस तरीके से इन्होंने अपने टाइम में काम किया, वो सारी चीज़ें बिल्कुल रोमांटिक क्रिटिक से, रोमांटिसिस्ट या फिर रोमांटिक जो राइटर हैं उनसे बिल्कुल सिमिलर हैं। He is really a romantic critic because he believes in the romantic function of literature and discards the moral function of literature। इन्हें सबसे ज़्यादा ये रोमांटिक क्रिटिसिज्म इसलिए बोला गया, सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस है वो इस चीज़ पर, क्योंकि इन्होंने लिटरेचर के मोरल फंक्शन की बजाय इसकी ब्यूटी पर जोर दिया है, इसके इमोशंस एंड थॉट्स पर जोर दिया है, ना कि मोरल फंक्शन पे। इट इज़ ही हु सोड द सीड्स ऑफ रोमांटिसिज्म। तो ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने ही रोमांटिसिज्म की शुरुआत की। ही कैन बी कॉल्ड अ पायनर इन द फील्ड ऑफ एस्थेटिक एस्पिरेशन ऑफ लिटरेचर। इट वुड बी एन एग्जेजरेशन इन कॉलिंग हिम
द ग्रैंडफादर ऑफ रोमांटिसिज्म। तो ये कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हम कहें कि ग्रैंडफादर है रोमांटिसिज्म के, इन्हीं से ही रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ। इन्हीं से रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये बहुत पहले के थे और रोमांटिसिज्म बहुत बाद में स्टार्ट हुआ। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि इन्हीं के दिखाए गए रास्ते को उन लोगों ने चुना। अगर हम बात करें एज अ क्लासिसिस्ट, तो लंजाइनस को एज अ क्लासिसिस्ट भी काउंट करें तो लंजाइनस इज अ क्लासिसिस्ट इन टेस्ट ऑल्सो। हाउ? Because the classicist qualities of Longinus as a critic are quite obvious, because इनमें qualities जो हैं वो classicist की भी हैं। He likes inspiration but does not ignore perspiration। तो इन्होंने inspiration तो ली अपने पहले के राइटर्स से, जो भी इनसे पहले आए थे, जो भी उनके वर्क थे, लेकिन perspiration अपने अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें ऐड करना भी नहीं भूले, उसको भी इग्नोर नहीं किया। He shows a great reverence for the ancient Greek models for tradition and advocates imitation। इन्होंने ग्रीक मॉडल्स को भी लिया, उनसे भी इंस्पिरेशन ली और अपनी भी चीज़ें ऐड करके अपने दिमाग से भी चले आगे। एज अ मॉडर्न क्रिटिक, Longinus इज़ अ ग्रेट क्रिटिक। ही इज़ नॉट ओनली अ रोमांटिसिस्ट और क्लासिसिस्ट, बट ही इज़ समथिंग मोर देन दिस। वो सिर्फ और सिर्फ रोमांटिसिस्ट और क्लासिसिस्ट ही नहीं थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा थे। ही इज़ नॉट ओनली द लास्ट ऑफ द क्लासिकल क्रिटिक्स, बट ऑल्सो द फर्स्ट क्रिटिक हु एंटिसिपेट्स मच दैट इज़ मॉडर्न इन आउटलुक। तो इन्होंने जिस तरीके के वर्क लिखे उसकी वजह से इन्हें मॉडर्न क्रिटिक भी कहा जाता है, क्लासिसिस्ट, रोमांटिसिस्ट एंड मॉडर्न क्रिटिक। सो वी कैन से दैट Longinus maintains a fantastic balance between classicism, romanticism and modernism। हम कह सकते हैं ऐसा कि Longinus ने classicism, romanticism and modernism के बीच में एक fantastic balance बनाकर रखा। In fact, the fusion of the romantic, classical and the modern strains in Longinus is the real key to his greatness, originality and relevance। तो यही सब चीज़ें जो है ये Longinus की greatness, originality and relevance को show करती हैं। So this is all about Longinus as a great romanticist and on the sublime। I hope you guys understand. If you understand, hit like, share it and subscribe it. Thank you.